रोबोटिक्स में जैसे हमने कहा था, रोबोटिक्स का जो फिनोमेना है हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ना था? इंडस्ट्री हो चुका था। इंडस्ट्री में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? ऑटोमेटिक कार्स एंड ट्रेन्स एंड पायलट लेस एयरप्लेन्स, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। और इसके अलावा हमने कौन सा पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट के अंदर, ट्रांसपोर्ट में ये तीन चीजें पढ़ ली थी। और इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री टच की हमने? फैक्ट्री में किस तरह से? हाँ, कार पेंटिंग का डिस्कस किया था। अलबत्ता मेन ट्रांसपोर्ट का हम लोग इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट को देखा, जिसमें ऑटोमेटिक कार्स, ट्रेन्स एंड पायलट लेस एयरप्लेन्स हम लोगों ने डिस्कस किए। आज का जो हमारा न्यू जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से ये इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर के अंदर किस तरह से इस्तेमाल होता है। वेल, एग्रीकल्चर के अलावा मेडिसिन, डोमेस्टिक यूज और एंटरटेनमेंट हमारा रह जाएगा। एग्रीकल्चर की तरफ जब हम आते हैं तो एग्रीकल्चर की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। मेनली हमें पता होना चाहिए कि एक तो हाउ रोबोट्स कैन परफॉर्म इन दीज सेक्टर्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक, एंटरटेनमेंट, मेडिसिन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है बात कि नहीं? इंडस्ट्री में हम लोगों ने वो पेंट वाली बात पढ़ ली थी, वेल्डिंग वाली बात हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने गाड़ियों वाली बात पढ़ ली, ट्रेन वाली बात पढ़ ली, और इसी तरह से हम लोगों ने पायलटलेस एयरप्लेन्स वाली बात पढ़ ली। अब हम एग्रीकल्चर की तरफ आते हैं। एग्रीकल्चर किससे ताल्लुक रखता है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? फार्मिंग से। फार्मिंग से ताल्लुक रखता है, यील्ड बढ़ाने से ताल्लुक रखता है कि किस तरीके से आपने अपने उसके अंदर अपनी जो क्रॉप की कल्टिवेशन के अंदर ये क्रॉप की यील्ड को किस तरह से बढ़ाना है। हाउ रोबोट्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज और एनहांस द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो सी चीज आती है इसके अंदर, जो चीज हमारे लिए थोड़ा परेशान कुन होती है कि यार जब रोबोट्स आते हैं तो रोबोट्स के आने की वजह से काम तो आसान हो जाएगा। रोबोट्स ऐसी ऐसी जगहों में जाएंगे जहाँ पे जहाँ पे आदमियों के लिए उस टेम्परेचर में काम करना मुश्किल होता है, या जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं या जो कह लें डेंजरस क्रिएचर्स होते हैं उनसे एक्सपोज होता है, फार्मर्स, स्नेक वगैरह। रोबोट्स उससे नहीं होते। तो अगर फार्मर्स को रिप्लेस करेंगे, ये फायदा है उसका, फार्मर्स को रिप्लेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा फार्मर्स की जो कह लें कि लेबर है वो सारी की सारी रिड्यूस हो जाएगी। समझ आ रही बात की? तो ये रोबोटिक्स का नुकसान सबसे बड़ा हर जगह में क्या नजर आता है? जॉबलेसनेस या अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है। अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है। चंद लोग एम्प्लॉयड होंगे, जो टेक्निकल स्टाफ होगा, जो मेंटेनेंस जानता होगा मशीन्स की, जो मशीन्स को समझ सकता होगा, जिसने मशीन्स के बारे में स्टडी किया होगा, वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेगा, उसको एडवांस कर सकेगा, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको वो ठीक कर सकेगा। अदरवाइज तो जनरली तो रोबोट्स ने क्या करना है? अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा करना है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अब रोबोट कौन बना सकता है? क्या अनपढ़ बंदा बनाता है या पढ़ा लिखा बंदा बनाता है? पढ़ा लिखा बंदा। वो किसी हम गवाले से एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि दूध वाला जाके रोबोट बना के ले आएगा। उसको तो पता ही नहीं होता कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? अब प्रोग्रामिंग कोई आम बंदा तो नहीं, तो स्किल है, स्किल सीखी जाती है, तालीम से आती है ना। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो फ्यूचर में रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं जो स्किल्स सिखाते हैं। आपकी ओ लेवल में कोई स्किल्स नहीं सिखाता सिवाय कंप्यूटर के पेपर 2 के। पेपर 2 सब्जेक्ट भी करवाता है आपको, और सब्जेक्ट के साथ साथ आपकी स्किल भी डेवलप करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? प्रोग्रामिंग एक स्किल है, और इस स्किल के लिए तालीम का होना जरूरी नहीं है। किसी के पास तालीम ना भी हो, स्किल सीखे, प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दे तो, लेकिन बेसिक तालीम मौजूद होना जरूरी है। बच्चे को इंग्लिश का पता हो, लैपटॉप्स का पता हो, कंप्यूटर्स के बारे में आइडिया हो, उसकी वल्नरेबिलिटीज के बारे में पता हो, प्रॉब्लम्स आज उसके बारे में पता हो। खैर आगे आते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है हार्वेस्टिंग या पिकिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मैं बहुत सारे इस तरह के वो वीडियोस वगैरह देखता हूँ जिसके अंदर चाइनीज फार्मर्स या मैक्सिकन फार्मर्स, इस तरह डिफरेंट चाइनीज मेनली फार्मर्स क्या करते हैं? मशीन को इस्तेमाल करते हैं कल्टीवेशन करने के लिए। कल्टीवेशन या पिकिंग किसको बोलते हैं? कल्टीवेशन बोलते हैं क्रॉप लगाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं, कि कितने कितने डिस्टेंस के बाद एक चीज लगाई जाती है। इंसान से गलती हो सकती है। किसान क्या करता है? किसान अपने कदम गिन के जो है ना वो न्यू हार्वेस्टिंग कर रहा होता है। न्यू चीज बीच में, मिसाल के तौर पे आलू लगाने हैं या उसने कोई और वेजिटेबल लगाना है, फल फ्रूट कुछ भी लगाना है, तो वो अपने अंदाजे के मुताबिक लगा रहा होता है। मशीन तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लगाती है।
मशीन तो कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लगाती है, कितना डीप जाना है, क्या कंडीशंस रखनी है, कितना उसके ऊपर पानी का स्प्रिंकल होना चाहिए, कितना उसमें केमिकल्स होना चाहिए, तो वो एक सेट, क्योंकि कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होते हैं मशीन के। मशीन कभी भी जिस तरह किसान पानी देता है या माली जब पौधों को पानी दे रहा होता है तो हर जगह इक्वल प्रोपोर्शन में पानी नहीं जाता, किसी जगह ज्यादा चला जाता है, किसी जगह कम चला जाता है। लेकिन मशीन क्या करती है, मशीन उसी एग्जैक्ट क्वांटिटी के हिसाब से हर जगह को क्या करती है, लिक्विडेट कर रही होती है, पानी दे रही होती है। क्लियर हो रही मेरी बात की, लिक्विफाई कर रही होती है एक्सेट्रा। तो जो हार्वेस्टिंग और पिकिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इट इज मेड इजियर यूजिंग द रोबोट्स या मशीन्स का इस्तेमाल करते हुए। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? अब इवन जिस तरह मिसाल के तौर पर बहुत सारी वीडियोस इस तरह की आती हैं, जैसे आपको सिर्फ एक आइडिया शेयर कर रहा हूँ अपना। अब नीचे ना एक वो जो माल्टो का एक दरख्त है, ऑरेंज का एक दरख्त है, नीचे वो दरख्त को वाइब्रेट करता है, ठीक है, और सारे माल्टे क्या नीचे गिरते हैं और साथ नीचे एक छतरी सी भरी होती है, वो छतरी में सारे, अब अगर एक एक माल्टा पे किए जाता तो घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। अब यहाँ पे वाइब्रेट करता है 30 सेकेंड में पूरा का पूरा 90% से ज्यादा दरख्त जो उनसे ना वो क्या होता है, नीचे आके उसका फल आ जाता है नीचे, और नीचे उसने ना एक इस तरह का वो एक नेट सा जाल सा उस तरह का बिछाया होता है, या उसके अलावा एक छतरी सी एक बनाई होती है रिवर्स तरह से, तो सारा फ्रूट उसमें आता है और वहां से उठ के मशीन में जाता है। और ड्यूरिंग द प्रोसेस वो बीच में सफाई भी हो रही होती है, उसकी सफाई होने के साथ साथ सारा ड्राई होके और साथ ही वो उसके अंदर भी चला जाता है। इवन आजकल तो अभी भी हमें देखते हैं कि बहुत सी जगहों में इस तरह फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सी जगहों में एक लेबर इस्तेमाल होती है जो चीजों को राइट लेफ्ट कर रही होती है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं कि वो लेबर भी बीच में से माइनस करवा सकती हैं। ऐसी बहुत सारी मशीन्स हैं वो उन लेबर को भी माइनस कर लेंगी कि उस लेबर की भी जरूरत नहीं है। अब इवन ये पूरा प्रोसेस सिर्फ किसकी जरूरत हो जाएगी, एक जो ड्राइवर है वो जाता है, जो दरख्त को पकड़ता है उसको वो पूरा फल नीचे आता है, फल सफाई भी पानी खुद ही करता है, सफाई पानी करने के बाद उसके बाद जो उसको ड्राई करने वाला प्रोसेस है वो भी ब्लोइंग से, एयर ब्लो करें, पानी सारा कंटेंट उसका रिमूव हो जाता है। रिमूव होने के बाद वो साफ करके पैकेजेस के अंदर डाल के जो इक्वल साइज्ड, मिसाल के तौर पे उसमें वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं उनको एक तरफ कर दिया, छोटे साइज की दूसरी तरफ कर दिया, बड़े वाले साइज की पैकिंग एक तरफ कर दी, छोटे वाले साइज की पैकिंग दूसरी तरफ कर दी। पिकिंग हार्वेस्टिंग दोनों इसलिए आसान हो जाती है उसमें। समझ आ रही बात है कि नहीं? क्लियर हो रही है ये चीज? Robots have been designed to do this labor intensive work. They are more accurate. अब देखिए मेरी बात सुने, बड़ी एक मजे की मिसाल मैं अक्सर कर देता हूँ गाड़ी की। गाड़ी भी एक तरह का ड्राइवर के साथ अगर देखा जाए, गाड़ी भी एक तरह का क्या है, रोबोट ही है, एक मशीन ही है, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि वो प्रोग्रामेबल वाली कहानी उसमें नहीं तो रोबोट उसको हम नहीं बोलते, बट अलबत्ता ऐसी बेहतरीन मशीन है ना कि पास्ट में क्या होता था, थोड़ा सा पीछे पास्ट में जाओ, घोड़ों से भी, घोड़े तो चले हमेशा चलते जाते थे, उन्हें जिसमें लोग उठा के जाते थे, लोग जाते थे, या पीछे वो जो घोड़े की तरह की कार्ट होती थी, आगे बंदा खींचता था, कार्ट पुलर्स नहीं होते थे, रेडी खींचने वाले लोग जो उनसे कार्ट पुलर्स होते थे। अब वो कार्ट पुलर को आप दें मिसाल के तौर पे, उसे बोले मुझे यहां से किधर लेके जाना है, आपने 26 नंबर वाला स्टॉप जहां पे डेवो का अड्डा है, मोटरवे के पास लेके जाना है। समझ आ रही है? उसका तो खून पसीना निकल जाएगा आपको लेके जाते हुए। यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? कितने किलोमीटर्स बनते होंगे ये? 20 किलोमीटर्स, अराउंड 20 किलोमीटर्स। तो 20 किलोमीटर्स तक तो बेचारा पागल हो जाएगा, वो तो उसके अंदर तो हिम्मत ही नहीं रहेगी। लेकिन गाड़ी में आप 300 रुपए का पेट्रोल डालें, 300 का पेट्रोल डालें, गाड़ी आपको उधर तक लेके जाएगी कि नहीं जाएगी? गाड़ी की अगर माइलेज उतनी है, 600 रुपए दे दें, आप उसको बोले यार 1000 ले लो, 2000 ले लो, 5000 ले लो, वो नहीं लेके जा सकता आपको। क्लियर हो रही मेरी बात? गाड़ी की इनिशियल कॉस्ट क्या है? ज्यादा है, गाड़ी की इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन ऑन गोइंग क्या हो जाती है, काम आसान हो जाता है, ऑन गोइंग चीप है काम इसके थ्रू। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है कि नहीं? जहाज इनिशियल कॉस्ट जहाज की क्या है, बहुत हाई है, लेकिन कब तक वो कितने कितने पैसेंजर्स लेके जा रहा होता है, उनकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें ना। एक बंदा यहाँ से दुबई जाता है, अगर मिसाल के तौर पे जाने का टिकट उसका 1 लाख का है, फॉर एग्जांपल 150 पैसेंजर्स है या 200 पैसेंजर्स हैं, तो 1 लाख में 5 जीरोस, 200 के अंदर 2 जीरोस, 5 और 2 7 जीरोस, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 into 7 जीरोस, 20 मिलियन। 20 मिलियन क्या हो जाएंगे, मतलब पैसे कलेक्ट हो जाएंगे, 20 मिलियन पैसे कलेक्ट हो जाएंगे। अब उसमें जो लगेज ज्यादा डालेगा उसके भी पैसे, तो लेट्स से 20 मिलियन रुपीस उसको एक जहाज की एक फ्लाइट यहां से दुबई जाने के। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब 20 मिलियन में से फ्यूल कॉस्ट कितनी होगी? 50,000 कह रहा हूं, सॉरी,
2 करोड़ में से फ्यूल कॉस्ट कितनी होगी? 10 लाख। इतनी नहीं होती, कम होती है इससे, वैसे कम होती है इससे, 10 लाख नहीं होती। चले वो 10 लाख फ्यूल हो गए, 10 लाख का फ्यूल डल गया जहाज का, क्योंकि 2 घंटे की फ्लाइट है, 2 घंटे तक चलेगा, तो 10 लाख का फ्यूल नहीं खाता वो, ठीक है, कम होता है। चलो 10 लाख का करो, 20 लाख का कर दो, डबल कर दो, ठीक है। फिर उसके अलावा जो सैलरीज होती हैं वो पर फ्लाइट के हिसाब से तो नहीं होती, वो तो मंथली वेजेस के ऊपर होता है। चलो कुछ भी कर दो, एयर ट्रैफिक, एयर रूट को रूट इस्तेमाल करने वाला भी अगर आप वो पैकेज किराया इस्तेमाल कर लें, टोल टैक्सेस जिसको आप बोलते हैं, हवा के भी रूट्स जो वो भी खरीदे जाते हैं, वो आपने कुछ देर के लिए अगर ऑक्यूपाई किया तो वो उतनी देर के लिए वो रूट सिर्फ आपका, और कोई जहाज उस पर ट्रेवल नहीं करेगा, उसके पैसे अलग हो गए। लैंड करते हैं उस एयरपोर्ट का टैक्स अलग हो गया, जहां से फ्लाई करते हैं उस एयरपोर्ट का टैक्स अलग हो गया, सारा कुछ मिला मिलू के फिर भी लेट्स से अगर 20 मिलियन में से 10 मिलियन उसके खर्च भी हो जाते हैं, 10 मिलियन तो फिर भी बच जाता है। समझ आ रही है? 2 करोड़ में से 1 करोड़ एक फ्लाइट में क्या हो गए? बच गए। अगर अब मिसाल के तौर पे सुबह गया और शाम को फिर से वापस आ गए, क्योंकि जहाज तो मोस्टली एक ही तरह के होते हैं, आते जाना जाना लगाई होती है उन्होंने, तो दिन में 3-3, 4-4 करोड़ के पैसे कम प्रॉफिट एक जहाज से बन रहा होता है। तो ऑन द लॉन्ग रन अब एक जहाज 1 साल तो चलता नहीं है, तो जहाज तो आपको पता है 10-10 साल तक चलते हैं, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत डीपली देखी जा रही होती है, 10-10 साल तक चलते हैं। तो इवन अगर 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं बनाया, 50 लाख का प्रॉफिट बनाया, तो सोचे अगर एक दिन का 50 लाख का, एक फ्लाइट से 50 लाख का प्रॉफिट है, तो अगर वो 10 साल चलती रहेगी तो उसकी कॉस्ट तो 2 साल में कॉस्ट जहाज की पूरी हो जाएगी, उसके बाद 13-14 साल के लिए वो पैसे कमाती रहेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? तो इसलिए इनिशियल कॉस्ट मशीनरीज की हमेशा क्या होती है? ज्यादा, और उसके ऑनगोइंग जो सी है ना, वो फिर मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल स्टाफ चाहिए होता है, बट स्टिल प्रॉफिटेबल चीज है ये। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? तो कॉमनली हर एक रोबोटिक्स के सवाल में अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा आपने उसका प्रॉब्लम लिखना है विद कॉन्टेक्स्ट टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। जो सवाल होगा उसके मुताबिक अपने जवाब को तब्दील करना है आपने। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? सो अ वेरी डेंजरस टाइम इज अबाउट टू कम। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? जिसमें आम वेजर्स, आम पीपल, आम लोग, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कार्ड पुलर्स किसी दौर में जिसके अंदर ताकत होती थी, वो बहुत फेमस होते थे कि यार ये बंदा सही है, जल्दी पहुंचा देगा। क्लियर हो रही है? दूर तक जा सकते हैं इसके ऊपर। क्या ख्याल है? अब वो एक वक्त आया, वो क्या हो गए? खत्म हो गए। ड्राइवर्स एक वक्त आएंगे, क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो ट्रांजिशन को समझा करें कि ट्रांजिशन हो रही है, तो आपको उससे पता क्या फायदा होता है? आपको यह पता लग जाता है कि मुझे मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है। जिस डायरेक्शन में मेहनत करनी है वो डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाती है। फिर समझ रहे मेरी बात के नहीं? यहां तक क्लियर हो गया? सिमिलरली आप कैसे कैसे ये काम कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी कैमरा कुड बी अटैच्ड। फॉर एग्जाम्पल अबव दिस लीड्स टू हायर यील्ड एंड रिड्यूसेस वेस्ट। वेस्ट होने से चीजों को बचाता है। वेजी बॉट, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वेजी बॉट बनाया था जो कैमरास इस्तेमाल करता था, यूजेस कैमरास टू स्कैन फॉर एग्जाम्पल लेटस एंड डिसाइड वेदर और नॉट इट इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड। तस्वीर के मुताबिक उन्होंने क्या किया होता था, उन स्टूडेंट्स ने कैम्ब्रिज के जो आइडियल लेटस होती थी या आइडियल फल और फ्रूट, उसको उन्होंने तस्वीर डिस्क्रिप्शन बताई होती थी, तो कैमरे के मुताबिक उसको देखता था एंड इमेज रिकग्निशन के ऊपर काम करता था। जैसे नहीं फेस रिकग्निशन होती है, इमेज रिकग्निशन पे काम करता था और देखता था वो फीचर के साथ मैच कर रहे कि नहीं। लेटेस्ट है मिसाल के तौर पे उसका कलर मैच करेगा। कुछ और सेंसर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि जो इनसाइड डेटा भी दिखा सकते हैं प्लांट का। समझ आ रही बात ही कि नहीं? जिसको लिए इन्होंने कोई नया नाम रखा हुआ है, फिनोटाइपिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है। मुख्तलिफ रेज ट्रांसमिट की जा सकती है जिससे प्लांट्स की बीमारियों का भी आइडिया लगाया जा सकता है, एक्स रेज के जरिए एंड गामा रेज के जरिए, इंफ्रारेड के जरिए एक्सेट्रा। तो खैर अब मैं ऑरेंज की बात करता हूँ, ठीक है, माल्टे की बात करता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से अब एक ग्रीन है और एक रेड है, कैमरा कलर मैच कर लेगा, नहीं ग्रीन वाले को हमने काटना नहीं है अभी, बिकॉज अभी इट नीड्स सम टाइम टू गेट रेड। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? A second camera in VeggieBot guides an arm to remove the lettuce from its stalk with no damage। कैसे उसको रिमूव करना ताकि खराब ना हो, सिंपल सी बात है। इसी तरह से weed control। A weed control management robots can distinguish between a weed and a crop using AI। अब weed किसको कहते हैं? भंग। किसको कहते हैं? भंग। समझ आ रही कि नहीं? अब one of my friend who came from Canada, तो उनकी जो, चूंकि वो भंगी था तो उसकी जो बोतल थी ना, उसके ऊपर वीड के ना पत्ते का निशान था। तो जब वी वर ट्रेवलिंग बैक इन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हम जब ट्रेवल करके आ रहे थे, तो उसने कहा यार योर कंट्री इज सो रिच इन वीड,
सो पहले मुझे समझ नहीं, मैंने कहा अच्छा ये तो जर्सी है, तब मुझे समझ आया इनके लिए तो चीज बड़ी कीमती है, लेकिन क्रॉप को तो ये क्या करती है, खराब करती है। हमारे जब आप ट्रेवल कर रहे हो तो साइडों पे वीट के पत्ते तो बहुत ज्यादा सारे नजर आते हैं आपको, भंग के पत्ते बहुत ज्यादा सारे नजर आते हैं। तो उसने कहा कि तुम लोग इसका यूज नहीं करना, हमारे मुल्क में तो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसी रोड पे उग रही होती है, तो ये इनफैक्ट क्या करती है, क्रॉप्स को करती है खराब। तो क्रॉप में से ना रोबोट्स बनाए जाते हैं जो वीड्स को क्या करते हैं, वीड को डिस्टिंग्विश करते हैं और उनको बीच में से निकालते हैं, तो वीड को कंट्रोल किया जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? किसी एक अच्छी कह लें कि प्लांट की जो ग्रोथ जहां पे हो रही है वहां पे वीड भी ग्रो कर जाती है। अब उससे क्या होगा, मिसाल के तौर पे आप पालक बनाई हुई है आपने, पालक समझते ना, स्पिनच, उसकी आपने फसल उगाई हुई है, फसल उगाई बीच में वीड लाया घर मजे से पालक बनाने के लिए, पालक बना के सारे खानदान को झूले आ रहे हैं, ठीक है, खाई तो पालक है लेकिन चक्कर क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो ये काम बड़ा डेंजरस है। तो इसलिए वीड और पालक, स्पिनच को बीच में से क्या करना है, अलग करना है। मतलब बात समझ आ रही है कि नहीं? तो क्या कह रहे हैं? अलाउड नहीं है ना, ड्रग्स अलाउड नहीं है ना एक्सपोर्ट करना। लोग यहाँ पे बैठे होते हैं लेकिन दे आर चांद पे होते हैं, वो कभी मार्स पे होते हैं। है समीर क्या कह रहा है? मैं भेज दूंगा समीर से, मैं समीर से बड़ा हूं। असल में होता है ना, कुछ बच्चे थोड़े स्लीपी होते हैं, उस वजह से, वैसे ही लेस एनर्जी की वजह से। लाजमी नहीं कि हर बंदा ऐसा हो, कुछ लोगों की एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, एक्टिव होते हैं, उनसे अपनी एनर्जीज काबू नहीं होती हैं, तो वो नजर आ जाता है। और एक होते हैं थोड़े लेजी तबीयत के स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। तो वैसे आपकी एज में एक ऑब्जर्वेशन ये होती है कि ज्यादातर लोग जरा एनर्जेटिक होते हैं। तो अगर आपकी एनर्जीज कम है तो ये एक निशानी होती है मैल न्यूट्रिशन की या वाइटामिन की कमी की। तो ये जरा अपने चेकअप्स वगैरह करें। अगर इफ यू फील लेथार्जिक, इफ यू फील लाइक लो डाउन फील आप करते हैं, और इफ यू आर डूइंग नथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सब चीजें ठीक कर रहे हैं, देन इट मींस दैट कि आपकी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी है, आपकी बॉडी कोई चीज रिसीव नहीं कर रही है। और उसका तरीका क्या होता है, अच्छी डाइट रखना, मतलब वर्सेटाइल किस्म की डाइट रखना, मुख्तलिफ चीजें खाते रहना, कच्ची सब्जियां खाना, वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन। कच्ची सब्जियां लाइक गाजरें हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, या सलाद के पत्ते हो गए, या जो शलजम होती है कच्ची वो खाना, ठीक है। इसी तरह फल फ्रूट हो गए, ये नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाइटामिन होती है। तो इस तरह की चीजें ना खाया करें। सही है ये बात के नहीं? बहुत सारी सब्जियां होती है नॉर्मली बच्चे नहीं खाते ना, सब गोभी है वो भी कच्ची खाना, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये आपके वाइटामिन, आपके मतलब एनर्जी आपकी एक्टिव रहती है। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है, खरगोश हो वही गाजरों का सुन के मुंह में पानी आ रहा है। यहां तक बात समझ आई सारों को कि नहीं? क्लियर हो रहा है? वीट कंट्रोल समझ आया? Very often a drone यानी flying robot is used first to do an aerial view of the vineyard so that the programmed course of action can be produced, which is then sent to the weed control robot's memory etc etc। इसको छोड़ें, बस वीड कंट्रोल का ये समझें कि वीड की जो उनसे स्ट्रक्चर है उसको देख के उनको वहां से क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, सो दैट अदर जो कल्टीवेशन है, अदर क्रॉप्स जो उनसे उसको नुकसान ना पहुंच सके। मैंने एक स्पिनच की मिसाल दे दी, इट इज़ अ वेरी गुड मिसाल। रादर देन वाइन यार्ड मैंने पढ़ा है, तो मैंने वाइन यार्ड को रिमूव करके, बीइंग अ मुस्लिम, तो हमें ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे नहीं डिस्कस करनी है, ठीक है। माउंटेन रोथस्चाइल्ड जो है ना, ये नाम भी थोड़ा डेंजरस है, इसलिए इसको भी मैंने नहीं पढ़ा। इसी तरह से फिनोटाइपिंग। अब व्हाट इज फिनोटाइपिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द फिजिकल ट्रेट्स ऑफ समथिंग। प्लांट की फिजिकल ग्रोथ को देखने के लिए जो स्टडी की जाती है उसको फिनोटाइपिंग कहते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट इन ऑर्डर टू असेस इट्स हेल्थ एंड ग्रोथ। समझ आ रही है बात ही कि नहीं? अब चूंकि इतने जमाने से ये सारा काम चल रहा है कि अब तो देखें, जितने भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लोग होते हैं जिनका काम ही प्लांट्स की ग्रोथ के साथ होता है, जिस तरह बायोलॉजी में दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है बॉटनी और एक होता है जोलॉजी। बॉटनी में लोग नहीं जाते, मोस्टली लोग किस में जाते हैं? जोलॉजी में जाते हैं, जिसमें वो एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एनिमल सेल्स में ह्यूमन सेल्स भी आते हैं, समझ रहे बात की नहीं? जो बॉटनी के अंदर जाते हैं, बॉटनी क्या चीज है? प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं।
तो हर प्लांट जो सा है उसकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, उसकी ग्रोथ है, उसका एक पैटर्न है बड़े होने का कि 1 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, 8 साल बाद कितना होगा। तो लोग बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे वन ऑफ माय स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स की ज़मीन थी, तो उन्होंने अपने बच्चे की जो फॉरेन यूनिवर्सिटी की फीस थी वो कैसे प्लान आउट की थी। बाय द टाइम व्हेन ही वाज बोर्न, उनके पेरेंट्स ने क्या किया था कि उनकी जो बड़ी गांव के अंदर बहुत ज्यादा जमीन थी, उसके बाउंड्रीज पे ना दरख्त लगा दिए थे, जस्ट विद इंटेंशन कि आफ्टर 8 or 10 ईयर्स और आफ्टर सम टाइम मैं इन सारों को कट करके तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे मैं अपने बच्चे को बाहर भेज दूंगा। तो लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं इवन। और जो जमीन है वहां पे फसलें उग रही हैं, साल में 2 सीजन लग रहे हैं, 6 महीने एक चीज की फसल, 6 महीने दूसरी चीज की फसल। क्लियर हो रही है मेरी बात की कि नहीं? तो एग्रीकल्चर से भी बहुत ज्यादा लोग पैसे कमाते हो। तो वैसे जनरली कहने का मतलब है फिनोटाइपिंग क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस इन विच यू स्टडी द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट्स एंड ट्रीज। क्लियर हो रही मेरी बात? अब उसके मुताबिक जो सा है ना आप रोबोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो इंसान को बता दिया ना आपने कि पौधा इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से नहीं दिखाई देगा। तो जैसे मैंने कहा यू कैन यूज रोबोट्स, जिन रोबोट्स को आपने पहले से वैल्यूज बताई होंगी, हर प्लांट की हर वो चीज जो आपको किताब में मौजूद है या गूगल पे मौजूद है। अब गूगल पे कितना डेटा होगा एक प्लांट के बारे में? कम या ज्यादा? बहुत ज्यादा होगा। छोटी सी चिप लें, मेमोरी में डालें और रोबोट को बता दें। रोबोट एक लम्हे में पूरा स्कैन कर लेगा तस्वीर लेने के बाद कि ये सही है, खराब है, क्या खराबी है इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल डेटा। अब वो डेटा तस्वीर के जरिए भी लिया जा सकता है कैमरा से, या वो स्कैन करके भी लिया जा सकता है, या वो एक्सरे निकाल के भी लिया जा सकता है। एक्सरे होता है ना, सम पेनिट्रेशन अलाउ करता है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जाके वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके रेज वापस आती है। जैसे हमने नहीं पढ़ा था कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन, रिमेंबर? हम दिमाग के लिए और अपने इसके लिए बैकबोन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, रिमेंबर? फ्रैक्चर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे एक्सरेज, रिमेंबर? यही इसी तरह की कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी प्लांट के अंदर के डेटा को भी बाहर निकालने के काम आ सकती है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? तो फिनोटाइपिंग इसकी स्टडी को बोलते हैं। रोबोट्स को डिजाइन किया जाता है टू डू फिनोटाइपिंग आर इक्विप्ड विद सेंसर्स। जो रोबोट्स डिजाइन फॉर फिनोटाइपिंग ऑब्वियसली सेंसर डेटा लेगा, क्योंकि आदमी तो बीच में से गया, फार्मर तो गया, अब फार्मर क्या डॉक्टर भी गया बीच में से। समझ आ रही बात है कि नहीं? फार्मर तो गया ही गया, वो तो एक जस्ट कह लें कि हार्वेस्टिंग और पिकिंग के लिए काम कर रहा था। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कौन और बीच में से माइनस हो गया? तो बॉटनिस्ट भी क्या हो गया बीच में से? छुट्टी हो गई। क्योंकि बॉटनिस्ट एक वक्त में कितना डेटा स्टोर कर सकता है अपने दिमाग में? बहुत ज्यादा है, थोड़ा। कंप्यूटर कितना डेटा स्टोर कर सकता है एक वक्त में? पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो कंपटीशन विद द कंप्यूटर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो रही बात की नहीं? इसीलिए आप कह रहे थे ना कि कंप्यूटर पढ़नी चाहिए या बायोलॉजी पढ़नी चाहिए। तो अगर फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बायोलॉजी वाले लोग कम कामयाब होंगे। कंप्यूटर आईटी स्पेशलिस्ट, हर फील्ड वाला बंदा को कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन विद द मशीन विल ग्रो। अकाउंटिंग वाला बंदा है, ही विल बी डीलिंग विद कंप्यूटर्स। बिजनेस वाला बंदा है, ही मस्ट बी डीलिंग विद कंप्यूटर्स, डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर जो कि उसके अवेलेबल होंगे, पीपल विल बी यूजिंग। इवन डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, एवरीवन, इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, जिन्हें कंप्यूटर के साथ ताल्लुक नहीं, बट दे विल आल्सो बी एक्सपोज्ड टू डू थिंग्स ऑन कंप्यूटर्स, क्योंकि मशीन्स डेवलप होती जा रही हैं। मशीन का काम ही क्या है? इंसान को आसानी, लग्जरी प्रोवाइड करना। और इंसान को लग्जरी के चक्कर में वो बेचारे जिनका रोजगार और आमदन इसके ऊपर डिपेंड करती है, उनकी छुट्टी हो जाती है। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? तो ये हर जो इन्वेस्टर है वो हमेशा क्या करता है? वो कार्ट पुलर के लिए तरस खाएगा या अपने लिए गाड़ी खरीदेगा? गाड़ी खरीदेगा, क्योंकि उसका क्या बचाती है? वो वक्त बचाती है। ऑन द लॉन्ग रन उसके पैसे बचाती है, वक्त बचाती है, पैसे बचाती है। क्या ख्याल है? आपको यहां से कराची भी ले जाएगी। कार्ट पुलर कराची कितनी दफा लेके जा सकता है अपनी जिंदगी में? एक दफा भी नहीं लेके जा सकता, एक दफा भी नहीं लेके जा सकता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां से जाएगा, उधर से कार्ट पुलर चेंज होगा, करते करते पता सोचें आप खुद जाएंगे कितना अरसा लगा देंगे, महीने लगा देंगे आप पैदल चलते हुए। समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं? लेकिन गाड़ी क्या करती है? लेस देन 24 आवर्स में आपको कराची ले जाएगी। सही है ना? लोग दुनिया का वर्ल्ड टूर भी लगाते हैं गाड़ी के ऊपर अपनी, मुख्तलिफ ट्रेन्स बने हुए, वहां से गाड़ियां गुजारते हैं, पूरी दुनिया घूमते फिरते रहते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते?
बताए ना मुझे, इसलिए मशीन बनाई जाती है ताकि काम आसान किया जा सके, इंसान को बीच में से माइनस किया जाए। ठीक है, इंसान सोचता बहुत तेज है लेकिन मेमोरी उसकी एक वक्त में बहुत कम होती है। वो सिर्फ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो चीज दिखाई दे रही होती है, जो चीज अकल में होती है, सिर्फ उसको अपने दिमाग में प्रोसेस कर सकता है। कंप्यूटर ऑल अवेलेबल डेटा जो जितना मर्जी पास्ट में दिया था उस सारों को प्रोसेस कर सकता है। और एआई क्या चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज है, पुराने इवेंट्स तवज्जो रखें, दिस वाज मी, ये मैं था, ठीक है, जिसने तुम्हें लगाई है एक। अब एआई क्या करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, तवज्जो रखें, व्हाट इज एआई, वो जो पुराने इवेंट्स हो चुके होते हैं ना, उनकी बेस पे नए फैसले भी मशीन को दे दिए आपने। और नॉट ओनली डेटा साइंस तो मौजूद थी, डेटाबेस तो मौजूद था, लेकिन अब एक फैसला लेने की ताकत भी दे दी है आपने एक मशीन को। सो हाउ डेंजरस इट इज गोइंग टू बी नाउ, द डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द मशीन्स। तो जो डिसीजन मेकिंग जगह है वहां पे भी मशीन क्या कर रही है, अभी ग्रो कर रही है, अभी एरर कर रही है, एरर दे रही है मशीन, बहुत सी जगहों में एरर्स दे रही है, बट अभी ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट वाला पीरियड चल रहा है। ये जो 2024, 25, 26, 2030 तक मिसाल के तौर पे ये ट्रायल वाला पीरियड चल रहा है। अब यही मशीन, अब देखें ट्रायल एंड कह लें कि ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं, ये कोई ज्यादा टाइम तो नहीं लेगा, ये तो बहुत जल्दी ही चीजें एक्सपर्ट हो जानी है। बहुत सारे ऐसे काम जिनको इंसान की मदद से कर सकते थे वो तो माइनस होते रहेंगे बीच में से, मशीन उससे ज्यादा एक्सपर्ट रिजल्ट्स देना शुरू कर देगी। ये मशीन वो चीज देख सकती है जो इंसान नहीं देख सकता, जैसे जलजले का आना, वेदर फोरकास्टिंग। अगर सैटेलाइट्स ना होती तो कभी भी लोगों ने तो क्या लगाए होते रहे, जनवरी में तो बारिश होती ही होती है, दिसंबर में तो होती है, जैसे पिछले साल नहीं हुई थी बारिश, इस साल, पिछले साल हुई थी, इस साल नहीं हुई। क्लियर हो रही मेरी बात है कि नहीं? तो सैटेलाइट तो हर वो चीज देख सकता है जो कोई नहीं देख सकता, ठीक है, इंसान तो यहां से कोई भी नहीं देख सकता ना, सैटेलाइट तो हर चीज देख सकती है, ठीक है जी। सो ये जो फिनोटाइपिंग के रोबोट्स होते हैं क्या करते हैं, ये these robots are much more accurate and faster at predicting problems than when done manually. Seed planting drones and fertilizer distribution. अच्छा, सीड प्लांटिंग ड्रोन्स कौन से वाले होते हैं, 3 साल 10 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं, तो वो थोड़े वक्त बाद पता चलेगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो रोबोट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर सीड प्लांटिंग एंड ऑल्सो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, किसी भी जगह एक मिसाल के तौर पे एक ऑप्टिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी प्लांट की कोई केमिकल्स बीच में इंजेक्ट करना, केमिकल से एक्सपोज करना अपने प्लांट्स को, इट इज नोन एज अ फर्टिलाइजर, उर्दू में खाद कहते हैं जिसको। वो केमिकल्स की सूरत में भी हो सकते हैं और वो दूसरा ऑर्गेनिक सूरत में भी हो सकते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन एक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स की तौर पे ये सिर्फ रोबोट्स कर सकते हैं। इंसान कभी किसी चीज को कम भी फर्टिलाइज कर सकते हैं, कभी किसी सेक्शन ऑफ द क्रॉप्स को ज्यादा फर्टिलाइज भी कर सकता है, बट रोबोट्स देयर रिजल्ट्स वुड ऑलवेज बी consistent. The number of liters, the number of milliliters to be given for a plant will never be increased or decreased. You will just program it with a value and it will always fertilize the plants using the same value. खुद से ज्यादा या कम नहीं करेगा वो। उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म रिजल्ट्स आएंगे पूरी क्रॉप्स के। क्या आएंगे? यूनिफॉर्म रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फलाना पोर्शन जो सा वहां की कल्टीवेशन अच्छी होगी, दूसरा पोर्शन जो सा वहां की कल्टीवेशन या यील्ड वहां से अच्छी नहीं अचीव हुई। हमें समझ आ रही है सारों को बात के नहीं? सो रोबोट्स दे आर ऑलवेज यूज्ड टू अटेन ऑप्टिमम रिजल्ट्स। ऑप्टिमम किसको बोलते हैं? बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यूज खराब नहीं होती। जो वैल्यूज प्रोग्राम किए जाता है उसी वैल्यूज के मुताबिक आपके आंसर्स आ रहे होते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? बाकी ऑटोनमस एग्रीकल्चर डिवाइसेस हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, जिस तरह ग्रास मूवर्स होते हैं, कटर्स होते हैं, ठीक है, ये हो गए, फर्टिलाइजर स्प्रेइंग हो गए, सीडिंग रोबोट्स एक्सेट्रा। बाकी जो है ना मेडिसिन वाला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।